नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों की बात और एक तरह से पंचायती चुनावों के जो आखिरी चरण है, जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव है उसकी बात। हम बात करेंगे कि क्या मकसद था देश में पंचायती राज की पुनर्स्थापना का। 1993 में जिस 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज अधिनियम को लाया गया था और क्या उसके मूल मकसद थे, क्या अवधारणा थी पंचायती राज को लेकर महात्मा गांधी की, और क्या आज जमीनी हालत है इन पंचायती संस्थाओं की, जो जिनको हम मानते हैं कि ये पहले स्तर का लोकतंत्र हमारे समाज का है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहला स्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। लेकिन क्या वहाँ की जमीनी हकीकत है, किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से पंचायती चुनाव को जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है, किस तरह से पंचायती चुनाव एक तरह से पैसा कमाने के चुनाव बन गए हैं, और किस तरह से गांव के जो असली विकास है, जिस पंचायती अवधारणा की इसके कल्पना की गई थी इस व्यवस्था के पीछे, वो उसको कितना नकारा है इस जो मौजूदा ढांचा हमारी पंचायतों का है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, कुछ राज्यों में देश में अभी भी ये जो पंचायती व्यवस्था है ये तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा बेहतर ढंग से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहाँ इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज आपकी बात में। मेरे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, और देश में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में गाँवों की पत्रकारिता से बहुत गंभीर तरीके से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत बड़ी कड़ी के तौर पर जाने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी पांडे जी, बीएस पांडे, जिनको विजय शंकर पांडे, जिनको ज़्यादातर लोग बीएस पांडे के नाम से जानते हैं। और उन्होंने तो अपने आईएएस बिरादरी जो है उसके अंदर भी एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने की कोशिश की थी, जवाबदेही तय करने की कोशिश की थी। तो जो ये पंचायती राज संस्थाएं हमारी हैं, जिन पर एक तरह से जनता के लिए जवाबदेह होने का जिम्मा है, वो कितनी गंभीर है, इस बारे में उनसे भी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शरद जी आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक जो पंचायती चुनाव है, अगर पिछले 3 पंचायती चुनाव हम देखें तो उनमें हमने ये पाया है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो बड़ी संख्या में निर्विरोध ही जिला पंचायत अध्यक्ष उसके बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो सबसे ज़्यादा 36 जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो निर्विरोध निर्वाचन है ये जन सहमति से नहीं होता, ये डरा कर धमका कर सत्ता के दुरुपयोग के जरिए होता है। और बीजेपी ने भी इस बार कम से कम 2 दर्जन के आसपास उनके जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं अभी तक निर्विरोध। कल इस चुनाव का एक तरह से अंतिम चरण है जब जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए मतदान होगा। आप क्या देखते हैं, किस तरह से ये पंचायती चुनाव जो हैं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं, और किस तरह इन पंचायती चुनाव में खुलेआम भ्रष्टाचार होता है? देखिए, आपने स्वयं ही कह दी है सारी बात, और ये सबको मालूम है कि किस तरीके से ये प्रक्रिया, ये जो पूरा ढांचा बनाया गया था पंचायती राज वापस लाने का, वो किस तरीके से ढा दिया गया है। और वो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी आती है वही इसका बंटाधार करे हुए। आज पहले की डेट में अभी आपने खुद कहा कि 36 जगह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इलेक्ट हो गए थे। उस बार समाजवादी पार्टी के पास जो सदस्य जो इलेक्ट करते हैं अध्यक्षों को, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो जो सदस्य करते हैं वो सब के सब खरीद लिए जाते हैं या डराए जाते हैं। अधिकतर तो खरीदे ही जाते हैं। आजकल के जमाने में जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहा जाता था, अब हर जना हॉर्स हो गया है और सब राजी हैं। और देखिए, खरीदने वाले को क्या दोष देंगे जब बिकने वाले बहुत सारे होते हैं। तो यही चीज आज की डेट में हुई है। भाजपा के पास इतने सदस्य नहीं थे कि वो अपने
कहीं पे भी मेरा ख्याल मुश्किल से 5 अध्यक्ष ने बना पाती अगर मेरिट पे नॉर्मल कोर्स में होता। लेकिन आज भी निर्विरोध हो रही है। ये निर्विरोध का कल्चर जो शुरू हुआ है पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी के दौरान सबसे पहले हुआ, वो इसी तरीके से हुआ है कि लोगों को खामोश कर दिया। मेरा ख्याल ज्यादा विस्तार से कि किस तरह से दुरुपयोग होता है कि डरा धमका करके, क्योंकि हर एक के जो है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्केलेटन इन द कबर्ड, हर एक के पास गिरेबान में छुपाने के लिए बहुत कुछ है, तो उसके नाम पे इंटिमिडेशन किया जाता है, डराया जाता है और साथ साथ लोभ भी दिया जाता है। जो नहीं बिका पैसे से उसको डराया भी जाता है। वरना पहली चीज, और जो सत्ता, आप देखिए क्या वजह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के ही अध्यक्ष ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं होती, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, इफरात में दौलत है। ये किस तरीके से, और आखिरकार पैसा किसका है? जनता का है, टैक्स पेयर्स मनी है, जो घूम फिर करके सर्कुलेट करता है इस तरीके से नाजायज कामों में। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसको, जो अपनी सफाई की अपनी दुहाई देती है कि साहब हम जो है क्लीन गवर्नेंस लाना चाहते हैं, हर सत्तारूढ़ पार्टी जो दूसरे को एक्यूज करती है कि ये पार्टी बड़ी भ्रष्ट है, वो स्वयं जब पावर में आती है तो वही कुकर्म करके उसी गलत रास्ते से अपने लिए सदस्य जिताती है, अपने लिए अध्यक्ष जिताती है। तो कहां रह गया है? कौन सा पंचायती राज, कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था? ये दुर्भाग्य है और हम कहां जा रहे हैं? दिन पर दिन ये बिगड़ती जा रही है व्यवस्था। ऐसा लगता है कि कोई नई सरकार आई, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं वो हम देख रहे हैं, लगातार बिगड़ रही हैं। लगातार जो इन चुनाव में धन बल का, सत्ता बल का और बाहुबल का इस्तेमाल है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस बार जो हिंसा की खबरें हैं वो थोड़ा कम आई हैं, लेकिन धन का प्रयोग, सत्ता का प्रयोग, वो खबरें इस बार भी वैसी हैं जैसी हमेशा रहती हैं। अब मायावती ने तो अभी कुछ दिन पहले खुलेआम आरोप लगाया था कि बीजेपी भी वैसा ही कर रही है जैसा समाजवादी पार्टी कर रही थी, और ये सब मिलकर इन चुनावों में सब जानते हैं कि किस तरह से खुलेआम पैसे और सत्ता का दुरुपयोग होता है। इसलिए इन चुनावों का कोई मकसद नहीं है। अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो सारे के सारे अध्यक्ष हमारी पार्टी में आ जाएंगे, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। बहन जी तो कुछ भी कह सकती हैं, करने के लिए कुछ करती हैं, बोलती कुछ है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वजह है कि पंचायती चुनाव में और खास तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इतना खुलेआम भ्रष्टाचार, इतना खुलेआम पैसे का खेल होता है, और क्या आपको लगता है कि क्या इस बार किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इस बार किस तरह से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है इन चुनाव में? आपकी क्या जानकारियां हैं? गोविंद जी, जो इसका प्रारूप बनाया गया है पंचायत चुनाव में, तो विशेष रूप से जो जिला पंचायत है और क्षेत्र समितियां, मतलब ब्लॉक प्रमुख, ये ऐसा बनाया ही गया है कि इसमें जनता सिर्फ उसके सदस्यों को चुनता है। आप समझ लीजिए, जिस समय चुनाव होते हैं उस समय उसे 4 मत पत्र मिलते हैं। सबसे पहले भ्रम की स्थिति यहां शुरू होती है। लोगों की दिलचस्पी प्रधान पद के लिए होती है, बाकी बहुत ज्यादा हो गया, क्षेत्र समिति हो गया। इसके बाद 4 मत पत्र लेकर के जाता है। 4 मत पत्र में इतना भ्रम की स्थिति होती है कि 4 वोट डालने पड़ते हैं एक साथ, और जल्दी अलग होती है, लाइन लंबी लगी होती है। ये जो व्यवस्था है, जो क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको सीधे जनता से चुना जाना चाहिए था। लेकिन ये क्योंकि परोक्ष चुनाव हो रहे हैं, तो ये हो गया चुनाव धनबल, बाहुबल और परिवार बल, 3 के बल पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। पहले खरीदे जाते थे और अब कुछ दिन बाद मंडी लगने लगी। अब तो ये बेचैनी है कि जो लोग नहीं बिकते हैं वो परेशान रहते हैं कि अब मुझे मेरा कोई खरीदार नहीं आया, इसी में परेशान घूमते रहते हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं 2005 की। बीजेपी के 2 मेंबर प्रतापगढ़ में चुने गए, सारे मेंबर उठा के रख दिए। ऐसा होता क्या है कि जो लोग खरीद लेते हैं उनको कुछ नहीं करते, उनका जो जीत का प्रमाण पत्र है उसको अपने पास रखवा लेते हैं, क्योंकि वही लेके जाना होता, उसी से वोट डालना होता है।
तो जब उनका प्रमाण पत्र किसी के पास रखा है, गिरवी रख दिया जाके रुपया लेकर के, और तो वो अपना जाते हैं, वो अपना रख दिए। उसके बाद जिस दिन वोट डालना होता है तो कभी कभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष, जो हाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के जो प्रत्याशी होते हैं वो एक ही रंग के कपड़े पहना के ले जाते हैं कि ये सुख देख लो, ये है मेरी संख्या, एक रंग के। तो प्रतापगढ़ में 2 बीजेपी के मेंबर चुने गए थे, वो अपने नेता से बता रहे थे, वो बेचैन थे कि उनके खरीदार नहीं आए, तो कहा कि हम किसी की हिम्मत कि मुझे खरीदे या कि रात को घूम रहे हैं और इसलिए ये बेचैनी कि अरे कोई आ नहीं रहा। तब तक 2 लोग गाड़ी से उतरे और उनको 2-4 भूसा लात मारी, उठा गाड़ी में डाल दिया और ले गए। वो जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़वा रहे थे, कहा अरे ये तो अपने ही आदमी थे, इनको कहां ले आए, दो 10-10 लाख रुपए दो इनको और इनको जो ले चलो। आप समझ लीजिए अब स्थिति ये हो गई है कि बाकायदे लोग ये प्रयास करते हैं कि कुछ पैसा ज्यादा दिलवाओ, कुछ ज्यादा रकम मिले, इतना कम है। तो ये अब हम ये आरोप नहीं लगाते कि कोई खरीद रहा है। अब समस्या ये है कि हम बिकने के लिए इसलिए इतने उताले हैं कि हम मोल भाव करते हैं कि कितने में खरीदोगे हमें आप। तो होना ये चाहिए था। अब आप देखिए कि स्थितियां क्या हुई हैं। मैं इसको इसीलिए कोई जीत हार से नहीं देखता विधानसभा चुनाव से। बिल्कुल 1995 में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया इस चुनाव में, 1996 में चुनाव हार गई। 2002 में भाजपा ने 65 सीटें पाई, 2002 में हार गई। 2005 में मुलायम सिंह यादव ने स्वीप किया बिल्कुल, 2007 में हार गए। 2010 में बसपा ने स्वीप किया, 2012 में हार गए। 2015 में अखिलेश ने 90% सीटें जीती, 36 तो निर्विरोध जीत गए उनके, लेकिन 2017 में हार गए। कारण क्या है कि ये जीत का पैमाना नहीं है, इसमें सीधे जनता से वोट नहीं डाले जाते। ये हिम्मत उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि कुछ अन्य राज्यों की तरह सीधे चुनाव करवाए जनता से, और फिर हिम्मत हो तो अपने चुनाव चिन्ह में उतरे। ये नहीं कि बगल में कहीं उनका चुनाव चिन्ह अनार है, कहीं अंगूर है, कहीं कार है, कहीं फावड़ा है, इस तरह से चुनाव। तो सीधे जनता जो चुनाव होने लगेंगे तो असली लोकतंत्र आएगा। उसमें जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी खड़ा हो सकेगा। इसमें तो सिर्फ जो धनबली हैं, बाहुबली हैं, परिवार बली हैं, वही चुनाव लड़ पा रहे हैं, बाकी शायद ही कोई चुनाव जीत पाए। इनके अलावा पूरा पंचायतों पर इन्हीं लोगों का कब्जा हो गया है। परिवार बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरह से ये चुनाव ऐसे हैं, इसमें लेवल प्ले फील्ड नहीं है, हर आदमी को बराबर का अधिकार नहीं है और वही चुनाव में खड़ा हो सकता है जो जिसके पास धन बल हो, बाहुबल हो और ऊपर से समर्थन सत्ता का हो। लेकिन ये स्थिति तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब जगह, अब तो विधानसभा लोकसभाओं में भी यही स्थिति है। पांडे जी फर्क है, पांडे जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह से ये कहा जाता है कि इन चुनावों का जो मकसद था वो गांव के स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना था और गांवों में लोकतंत्र की स्थापना के जरिए ही हमारा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक स्वरूप है वो मजबूत होता। गांव के विकास का सीधा जिम्मा इन संस्थाओं पर होना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो सीधे सीधे ये दिखता है कि पैसे के लिए ये चुनाव लड़े जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि पिछले चुनाव में किस तरह से ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपया खर्च किया, अपनी सारी जमीन बेच दी, गहने बेच दिए। मकसद ये तो नहीं था कि उससे अपने गांव का विकास करना था, मकसद ये था कि अपना ही विकास हो। हमने हरदोई में कुछ साल पहले देखा था, एक गांव में जो प्रधान थे वो थे तो दलित समुदाय से, क्योंकि सीट रिजर्व थी, लेकिन जो पुश्तैनी 30 साल से जो ब्राह्मण परिवार वहां पर पंचायत का जिसके पास प्रधान का पद रहता था, उसी के वो एक तरह से मोहरे थे। और उस गांव में जो सड़कों को बनाने का जो काम किया गया था उसमें इस तरह से काम था कि एक सड़क बनी थी ए आदमी के घर से जेड आदमी के घर तक, इसकी लागत 30 लाख रुपए दिखाई गई। दूसरी सड़क ए आदमी के घर से बी आदमी के घर तक, तीसरी सड़क बी आदमी के घर से ए आदमी के घर तक। इस तरह से मतलब वो एक सड़क के 40 टुकड़े बनाकर अलग अलग नाप करके उसका बजट का बंदरबाट की गई थी।
आपको क्या लगता है, क्या जो पैसा इन संस्थाओं को मिलता है वो पैसा ही मुख्य है इस चुनाव में इस हद तक भ्रष्टाचार का और अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए ये संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए? देखिए पंजी, आज जो चर्चा हो रही है मुझे बड़ा आनंद आया। एक तो हम चारों लोग उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए यहाँ की राजनीति और उसका जितना गिर चुकी है उसके बारे में बड़ा खुल के बात हुई, बड़ी अच्छी बात है। देखिए यथार्थ यही है जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद में धन बल बाहुबल पूरी तरह से हावी है, तो पंचायत में ये कैसे ना होता? ये तो होना ही था। इस पर हम लोग को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सब लूट का धंधा है। लेकिन जब आप इस पर विचार करिए कि ये कुछ समय गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका बहुत ज्यादा असर था, प्रभाव था, पंचायती राज व्यवस्था के बड़े पक्ष में थे। लेकिन संविधान बनाने वालों ने इसे नहीं डाला संविधान में और सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी दिशा निर्धारक तत्वों में डाल दी। सरकार जो भी आए उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पंचायती राज को बढ़ावा दे। और पंचायत, देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो बहुत पुरानी है, हमारे स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई, जो संविधान संशोधन आया 92 में, उसमें एक तो इलेक्शन कंपल्सरी हो गया। नहीं, पहले आपको याद होगा कई साल तक विधानसभा ग्राम पंचायतें भंग रहा करती थी, नगर पंचायतें भंग रहा। मैं कई सालों तक नगर पंचायतों का अध्यक्ष रहा, एसडीएम, उसके बाद एसडीएम रहा, तो मैं जानता हूँ कि हमेशा भंग रहती थी। तो संविधान की जो व्यवस्था हुई इससे एक काम हो गया कि चुनाव नियमित होने लगे। बाकी देखिए मैं अगर बड़ा ईमानदारी से कहूँ, बाकी कोई फर्क नहीं आया। और पंचायती राज व्यवस्था में एक जो हमारी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, जिसमें इनको ये कहा गया कि सारे पैसे आपके खर्च करेंगे, तो मैं बड़ा स्पष्ट आपको बताऊं, मेरा जो अनुभव रहा है, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो गया। पहले ये सारा जो गांव में खर्च होने वाले पैसे गांव के अधिकारी खुद लूटते थे, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, डीएम। देखिए मैं डीएम रहा हूँ, मैं सीडीओ भी रहा हूँ, और मैं आपको कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार खुलेआम होता था। जब से ये ग्राम प्रधानों के माध्यम से हो गया, तो ये कहा जाने लगा, अगर आपको याद हो तो ये तब कहा जाता था 92, 93, 94, 95, 96 गाँव की दशा बदल जाएगी एकदम। और मैं तब भी कहता था कि जब आपके ऊपर दशा नहीं बदली, जब लोकसभा विधानसभा में भ्रष्टा और ये सब चलता है, पैसा करोड़ों के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता, तो नीचे कैसे हो सकता है? तो हुआ यही। आज आप किसी भी ईमानदार ग्राम सभा के उससे प्रधान से पूछिए उसकी क्या त्रासदी है। उसकी त्रासदी यह है कि जब तक वो 25-30% रिश्वत नहीं देता तब तक उसे पैसा ही नहीं रिलीज होता, और अगर उसने रिलीज करा लिया तो इतनी जांच फेस करेगा कि वो यही करता रह जाएगा। तो देखिए हम लोगों को संविधान, देखिए आप कितने नियम कानून बना दे, अंत में उन्हें चलाने वाले लोग होते हैं। अंबेडकर बड़ा अच्छा ही कह गए थे, देखो भाई संविधान बहुत बढ़िया बना दिया हमने, लेकिन ये अच्छा चलेगा कि बुरा चलेगा इस पर निर्भर करेगा कि इसको चलाने वाले लोग कौन है। आज जब करोड़ों रुपए खर्च करके सांसद बनेंगे, विधानसभा के सदस्य बनेंगे, तो वो राम नाम जपने के लिए तो बने नहीं है। इसी तरह जब ग्राम प्रधान जी 20-20 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख खर्च करेंगे तो राम नाम तो जपेंगे नहीं, वो सीधे सीधे उस पैसे के लिए बन रहे हैं। तो ये व्यवस्था देश में जो पंचायती राज व्यवस्था, इसको मैं कहूंगा कि इसका कोई भी फर्क, देखिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को ज्यादा इस पे बारे में ज्ञान हो, लेकिन मैं अपने उससे बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा पहले और बाद की, सिवाय इसके कि हम नियमित चुनाव होते हैं, नियमित ढंग से प्रधान आते हैं, उनके पास पैसा कमाने की इतनी क्षमता बढ़ गई है। देखिए मैं एक बात और बताऊं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं जो बात अपनी कहना चाह रहा हूं वो स्पष्ट हो जाएगी। जितना पैसा सरकार आज ग्राम सभाओं को दे रही है कार्य कराने के लिए, वो टोटल खाया जा रहा पैसा। क्यों? मैं कमिश्नर लखनऊ था उस समय, ये मनरेगा की स्कीम 2005 में आई थी, और उस समय लखनऊ उसमें आपको याद होगा ये क्रम से ये जिले लिए गए थे, पहले 193 जिले लिए गए थे, उसके बाद धीरे धीरे ये 2007 में ये यूपी के जिले भी लिए गए। तो हम लोग को कहा गया भाई आप जो है शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाइए, और ये जिससे कि 3 साल तक ये क्या क्या काम करेगी ग्राम सभा उनको पता हो। मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मैं सीडीओ भी रह चुका था, डीएम भी रह चुका, मुझे पता था कि इसमें ये बड़ा घालमेल का मामला है और ये कुछ होता नहीं, पैसा खाया जाता। फिर भी
मैंने रायबरेली के एक गांव चुना, उसमें प्रधान से लेकर प्रधान, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ और डीएम, मैं और ज्वाइंट डेवलपमेंट के सब बैठे। हमने कहा चलो जरा 3 साल का ये 15-20 लाख का बना दिया। आप विश्वास मानिए पंत जी और सर प्रधान जी, आप भी सुन लें, गांव में काम करने के लिए कुछ था ही नहीं। आखिर कितनी सड़क बनाएंगे आप, कितने साल सड़क बनाएंगे, कितने साल खड़ंजा बनाएंगे, कितने आप तालाब खोदेंगे, कितनी नाली बनाएंगे? अरे वो खत्म हो चुका है। ये पैसे जो जाते हैं ये इतना व्यर्थ है, इतना इसका दुरुपयोग हो रहा है। और जैसा कि आपने बताया, पंत जी ने बताया कि वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, यही होता रहता है हमारे देश में। देखिए, मुख्य समस्या हमारे देश के भ्रष्टाचार की है। इस समस्या को हम लोगों ने कारपेट के नीचे डाल दिया है, इसके बारे में देश में कोई बोलता है नहीं, जबकि समस्या हमारी यही है। आप कितना संवैधानिक संशोधन ला दीजिए, कितनी व्यवस्था अच्छी बना दीजिए, अंत में सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी। हमारा पंचायती राज व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जो चुनाव में हो रहा है उसका एक परिदृश्य, एक उसका छोटा सा आप देखते हैं। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था तो विधायक कैसे खरीदे जाते थे, सांसद कैसे खरीदे जाते थे। कैश फॉर वोट अभी हम लोगों के सामने 2008 में हुआ है, सांसद बिके हैं। ये बेचारे सदस्य बिक गए तो क्या उन्होंने अपराध कर दिया? नहीं, बिल्कुल। लेकिन यही शायद सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार को हम इस तरह से स्वीकार करने लगे हैं कि जब बड़े बिकते हैं तो छोटे अगर बिक रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। शरद जी, जो एक बात ब्रजेश जी ने कही कि डायरेक्ट चुनाव हो तो शायद भ्रष्टाचार कुछ कम होगा, लेकिन दूसरी बात जो पांडे जी ने कही कि पैसा जिस तरह से आता है और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लूटने के लिए होता है, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता, पैसे की जरूरत ही वहां पर नहीं। मनरेगा से आखिर आप अब कितना काम कराएंगे, नया काम कौन सा ऐसा है जो मनरेगा से हो सकता है? आपको क्या लगता है इन दोनों तथ्यों के बीच में कहीं कोई रास्ता है? देखिए, मुझे लगता है कि पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव हो तो कम से कम ये आजादी तो रहेगी कि कोई भी खड़ा हो सकता है उसमें। ये तो नहीं होगा कि बंदर बाट हो गई, वहीं पे खत्म हो गया, निर्विरोध हो गए। तो एक तो ये चीज तो रुकेगी। दूसरा जो है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ये बनाई गई है, इसको सुधार लाने के लिए जरूरत इस बात की है कि ऊपर वाले सुधरे। वो बड़ा मुश्किल काम है, सबसे बड़ा मुश्किल काम। सुधार देखिए, अब पांडे जी कई जगह जहां जहां डीएम रहे, मजाल नहीं थी कि वहां एक चीटी भर भ्रष्टाचार हो जाए। कितने लोगों को उठा उठा के उन्होंने बंद किया, जो बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्तेदार थे उनको उठा के, मेरी व्यक्तिगत नॉलेज में। लेकिन फिर विजय शंकर पांडे कितने सारे होते हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये सर्विस, इस जो सबसे एलीट सर्विस समझी जाती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें ही लोगों में इतना भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ इन्होंने खुद मूवमेंट चलाया कि पकड़ने के लिए कि यहीं पे कितने हमारे में कितने लोग आईएएस ऑफिसर्स कितने भ्रष्ट हैं। तो ये तो जो बात पांडे जी ने शुरू में कही थी कि करप्शन हमारे हर व्यवस्था की जड़ में करप्शन है, इसी वजह से व्यवस्था खराब है। और तमाम पैसा सरकारों का इसी में व्यर्थ जाता है, विकास के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे तो खूब लूटा जाता है। जो भी व्यवस्था, जो भी खर्चे होते हैं, देखिए फॉरेन सैंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन के नाम पे, सरकारें एकदम से तर सब पास कर देते हैं, उसके बाद लूटा जाता है, कोई नहीं बोलता। जो बोलता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और सब मिल करके उसको मारने में उतर आते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, सुधार तो कंप्लीटली तभी हो पाएगा कि जब ये हम भ्रष्टाचार को ऊपर से नीचे, ऊपर से ही सुधरना शुरू होगा। और एक आदमी सुधार सकता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे तो ये लगता था कि ये वाकई में इनको जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात का में माने रखती है, वाकई में विश्वास रखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्थाएं खराब दिखने लगी। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो बड़ी चर्चा थी इस बात की। हमने तो इनके तमाम अफसरों से कहा कि भाई हम तो मानते थे कि बाबा जो हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन नीचे तो जिस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इनके खुद अधिकारी, पांडे जी, एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा कि शरद जी व्यवस्था तो इतनी खराब हो गई कि रेट बढ़ गया है। तो क्या फायदा हुआ? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई सोच में, नियत में खोट है।
या कमी है? तो जब तक ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही जड़ से इसको नहीं उखाड़ के, और ऊपर से ही सुधरेगा ये। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि ब्रजेश की बात जो इन्होंने कही कि अगर डायरेक्ट चुनाव होने लगे तो कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जो आज की स्थिति है ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है। ब्रजेश जी, बीजेपी ने ये बात की थी हमेशा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एक तरह से लड़ाई लड़ेगी और भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। अभी जिस तरह से चर्चा में जो बात पांडे जी ने कही, शरद जी ने कही कि भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ है और बढ़ गया है। पंचायती संस्थाओं में, खासतौर पर जिला पंचायत जो हैं, उनमें भ्रष्टाचार किस तरह से रोका जा सकता है? क्या सरकार की कोई, आपको ऐसा लगता है कि सरकार का दृष्टिकोण है कि वो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई प्रयास कर रहे? गोविंद जी, यदि सरकार का संकल्प हो तो सब कुछ हो सकता है। कुछ परिवर्तन आपको दिखेगा गांव जाइए तो। वो परिवर्तन, मुझे याद है कि सरकारी योजनाएं आई थी, एक जो नलकूप लगाने वाला योजना थी, वो पहले उसकी अनुदान जब ज्यादा हो गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। अब क्या हुआ है कि जब से पैसा खातों में जाने लगा है, बहुत कुछ रुका है। इस समय आप गांव का दौरा कीजिए, अनाज बट रहा है, मुफ्त वाला बट रहा है। जो अनाज पहले लोगों का हक था, जो पैसा मिलता वो ही नहीं मिलता था, लेकिन अब देना पड़ रहा है। यदि आप इसके लिए हैं, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खाते में जा रहा है। लैट्रिन बनी थी, उसका पैसा सीधे खाते में गया था, वरना पूरा ब्लॉक और ये एडीओ और ये सब, ये सीडीओ सब तो लूट लेते बीच में। बहुत चीजों में वो हुआ है, बहुत चीजें मिली हैं लोगों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। हाँ, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। अब समस्या ये है, जो मनरेगा है, मनरेगा के लिए निश्चित किया जाना चाहिए कि साहब, सिंचाई, जो जल स्तर नीचे चला गया है, उस पर कड़ी निगाह होनी चाहिए। और ये सब जो लोग नहीं उसको ऊपर लाते हैं गांव में, इसके लिए तालाब, बहुत गांव में ऐसा क्रांति की है कि साहब तालाब खोद करके चारों तरफ, हुआ यह है कि जल स्तर पूरे साल ऊपर रहता उनका, लेकिन 70% 80% लोग पैसा खा रहे हैं उसका, जो पैसा जा रहा है। तो जब तक जमीन में जांच नहीं होगी, विवश नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा, वरना इसी उससे क्रांति हो सकती है, उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, सिंचाई का अवसर मिल सकते हैं, पीने का पानी खत्म नहीं होगा। सिर्फ 2 साल मनरेगा का पैसे का सही इस्तेमाल करके दिखा दी, लेकिन इसके लिए सही बात है जो आपने बात कही है कि पैसे का अगर सदुपयोग हो तो चीजें सुधर सकती। पांडे जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, आपको लगता है उससे कुछ भ्रष्टाचार में कमी आई है, कुछ जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, जब भी कोई जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो पहले की व्यवस्था से बेटर हो जाते हैं, कोई दो राय नहीं। तो बहुत जल्दी होता है, बहुत तेजी से होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूँ कि देखिए, ऐसा है, भ्रष्टाचार यथावत है। तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह दूं, ये जो बैंक की जो व्यवस्था में, देखिए अब 4 लोग मिल गए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जी देखता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता रहता हूँ। अब 4 लोग मिल गए हैं। अब बैंक वाला भी मिल गया है, ब्लॉक वाला भी मिल गया है, गांव वाला भी मिल गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण जैसे मनरेगा में 100 दिन का काम करने का पैसा मिलता है। मजदूर को आपने 80 दिन काम दिया या 60 दिन काम दिया, उसको 60 दिन का पैसा दे दिया। आपने उससे 40 दिन का उससे दस्तखत कर लिया, उसका तो कुछ जाता नहीं है, तो उसे पता है अगर उससे दस्तखत पे ना आना जानी थी तो 60 दिन वाला भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद ये पैसा बढ़ जाता है। तो आपसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भ्रष्टाचार में इससे कोई कमी नहीं आई। ये जरूर है कि लोगों को इस दिशा में और आगे हम लोग को बढ़ना है, क्योंकि इसमें फल निकलता हुआ दिखता है। लेकिन बेईमान लोग बेईमानी ही करेंगे, जब तक उनकी बेईमानी नहीं दूर करेंगे तो कुछ नहीं करेगी।
उनके चलाने वाले लोग तो आदमी हम ही लोग हैं ना। हम बेईमान है तो टेक्नोलॉजी बेचारी तो साइलेंट है। मैं आपको कितने उदाहरण दूँ, लेकर का सारा भ्रष्टाचार पहले की तरह कोई फर्क नहीं, मैंने आपको रास्ता बदल दिया कि इसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं पहले की तरह फूड ग्रेन में तो चोरी हो तो आज भी हो रही, उसका ढंग बदल गया। एक बार सुमित कुमार, ये बड़े ईमानदार अफसर, उन्होंने एक बार बड़ा काम किया था, तो उन्होंने सारा कंप्यूटर किया उनके सामने सैकड़ों करोड़, लेकिन मुझे पूरा शक, मैं विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद मुझे जानकारी नहीं है, शक है तो वापस अंत में फर्क क्या, टेक्नोलॉजी ने फर्क नहीं किया। और जरूरत हम लोग की सारी, हम लोग जो भी चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा के पर्पज हम लोग का है कि हमारा देश अंत में बेईमानी करना पड़ेगा, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक, अंत में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पब्लिक सर्वेंट है, प्रधान उसके चपरासी और देखभाल के बराबर उसके पर कॉन्डक्ट बराबर। जब आप देखिए पब्लिक सर्वेंट मतलब चपरासी से बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस तरह से उनमें क्षरण हो रहा है। और जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो कल्पना हमने की थी कि एक बेहतर ग्रामीण समाज को एक बेहतर विकास का रास्ता मिलेगा, समाज में एकजुटता बढ़ेगी, समाज में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन वो जातिवाद, वो धन बल, वो बाहुबल, इस सब का शिकार हो रही है। और ये पंचायती व्यवस्था, जैसा कि एक हमारे वरिष्ठ जो अधिकारी हैं मित्र, उन्होंने कहा था कि भाई साहब, ये जो पंचायती व्यवस्था है, अब ये पंचायती व्यवस्था इन पंचायतों में और खाप पंचायतों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह गया। खाप पंचायतें एक तरह से एक जाति समूह के नाम पर दबंगई करती हैं, और ये पंचायतें गुंडों के एकजुटता और भ्रष्ट लोगों की एकजुटता के जरिए दबंगई करती हैं, लोगों का शोषण कर रही हैं। कोई फर्क इनमें और खाप पंचायतों में नहीं रह गया है। ये बहुत खेदजनक स्थिति है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बेहतर होंगी। कम से कम बीजेपी की सरकार कुछ कोशिश करेगी, कुछ प्रयास करेगी कि जो अब नई पंचायतें, जो जिन जिला पंचायतें जो गठित हो रही हैं, भ्रष्टाचार कम से कम हो, लोगों को उनकी ज़रूरत की आपूर्ति हो सके, लोगों का विकास हो सके, ग्रामीण समाज का विकास हो सके। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर विराम देते हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को अपने जो इस पर उनकी टिप्पणियां हैं, उनके जो सुझाव हैं, उससे लगातार हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम द फ्री प्रेस के जरिए निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कामयाब हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।